मैं आप सभी लोगों से परिचर्चा कर रहा हूं उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 25 से शुरुआत करूंगा और मैंने 24 तक आप लोगों का करवा चुका हूं, है ना। ज़रा बताइए आप लोग 25 क्लियर कर चुके हैं या नहीं। शायद अगर नहीं किए हैं तो मैं इसको करवा देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सभी के लिए सभी मानवाधिकार को विकास के, ठीक है, विकास के अधिकार के बिना महसूस नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि विकास के अधिकार के बिना सभी मानवाधिकार सभी के लिए लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। यह आपसे प्रश्न है, सामने प्रश्न बनाया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और तर्क यानी आर कह रहा है कि विकास का अधिकार मानवाधिकार की प्राप्ति सुनिश्चित करता है, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। और जब ये सुनिश्चित करेगा तो विकास का अधिकार के बिना सभी मानवाधिकार सभी के लिए लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका दोनों सही है। और आर जो है वह ए की सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक कल कर रखे थे, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। चलिए आप सभी लोग मुझे जवाब दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न है 26, कह रहा है अभिकथन कि जेलों में पेशेवर का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, व्यावसायिक भी होता है ना। और अगर मैं साथ ही साथ चर्चा करूं तो इसका मतलब होता है कारगार भी कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, या आप इसे कह लीजिए प्रोफेशनल तरीके से भी सोशल वर्कर। ठीक है, तो व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति के साथ अपराध दोषिता या दोषियों का सुधार संभव है क्या, बताइए। जेल में व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति के साथ अपराध दोषिता का सुधार संभव है, लग रहा है आपको। हाँ भाई, क्यों नहीं। कारागार में अगर हम बात करें, कारागार में किसी या जेल में किसी में बात करें, समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति होने से क्या हो सकता है, सजागता अपराधियों को सुधारीकरण संभव हो सकता है। तो सुधारीकरण नियुक्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सजागता भी बोलते हैं। तो नियुक्ति हम जब कर रहे हैं तो उसके साथ अपराध दोषिता में भी सुधार होता है, तो इसलिए आपका ये करेक्ट होगा। और फिर कह रहा है व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे मुद्दे से निपटने के लिए ज्ञान को कौशल से, अच्छा यहाँ पे देखिए लेस कर रहा है। लेस का मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक बात समझ लीजिए आप सभी लोग कि जो मुद्दे रखे गए हैं कार्यवाही करने के लिए, वो कार्यकर्ता के पास ज्ञान तथा दक्षता के बारे में बात कर रहा होता है, ज्ञान तथा दक्षता से रिलेट कर रहा होता है। तो ज्ञान और दक्षता से है, तो ये आप कहें तो बेटर रहेगा। ठीक है, दक्षता से है, तो करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, करेक्ट जवाब आप लोगों के क्या होने चाहिए यहाँ पर। तो देखिए, एक तो ये बात भी सही है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा मिले कार्यवाही करने के लिए और सामाजिक कार्यकर्ता के पास ज्ञान और दक्षता होती है, तो ये बात जाहिर सी है, उसके पास सोशल वर्कर है वो, तो उसके पास होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये होगी। तो ये करेक्ट जवाब है। एक बार जरा मुझे बताए, ये भी व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में चर्चा हो रहा है, यहाँ पर भी व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में चर्चा हो रहा है। सुधार करेगा तभी ना जब उसके पास ज्ञान और कौशल होंगे, अदरवाइज कैसे सुधार कर पाएगा। तो आप जरा मुझे बताएं, ऑप्शन नंबर डी दीपा का आया है केवल। ठीक है, डी, हाँ यहाँ पे डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सोहन जी, हाँ डी करेक्ट होगा। मेरी बात सुनिए कि हाँ डी की जी, मैंने भी तो किया डी। अच्छा, ठीक है। प्रदीप जी का सोहन सर का गलत हो गया था, कोई बात नहीं, अगेन आप करेंगे। तो देखिए, जब जेल में कोई सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति होगी तो वहाँ पे दोषिताओं का सुधार करता है, ये संभव है। और ये संभव तब है जब व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के पास ज्ञान और कौशल होंगे, तभी वो सुधार कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये व्याख्या हो गई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा फिर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि अल्पसंख्यक के साथ, अल्पसंख्यकों के बीच भी कह सकते हैं,
काम करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता में अल्पसंख्यक वर्गों के उत्पीड़न के प्रभाव का गहरा समझ पड़ा है। प्रश्न आप बहुत सरल है, केवल इतना पूछ रहा है कि अल्पसंख्यक के साथ काम करने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक कार्यकर्ता को अल्पसंख्यक समूह पर उत्पीड़न के प्रभाव की गहन समझ होती है, हाँ या ना में बोलिए। बिल्कुल होती है, सही है आपका तर्क। कह रहा है अल्पसंख्यक का विरोध उत्पीड़ित की मानसिकता को बदल देता है ना, जिसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता का ध्यान आवश्यक होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि अल्पसंख्यक को या अल्पसंख्यक का उत्पीड़न या उत्पीड़ित व्यक्ति की सोच को बदल देता है, जिसकी सामाजिक कार्यकर्ता को ध्यान देना चाहिए। क्या ऐसा आप लोगों को करना चाहिए कि अल्पसंख्यक अगर कोई प्रताड़ित है या पीड़ित है तो उसकी सोच बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब आप मुझे जरा बताइए कि अल्पसंख्यक के साथ काम करने का एक गहरा तो प्रभाव तो पड़ ही रहा है वहां पे। दूसरी बात कह रहा है कि उसकी मानसिकता भी बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी व्याख्या हो रही। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा व्याख्या वाला वह ए होगा, वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अभिकथन में कि कम आत्मसम्मान। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 में, पहले प्रश्न को समझ लीजिए एक बार। कम आत्मसम्मान वाले व्यक्ति दूसरे के साथ गलती पाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन व्यक्तियों में आत्मसम्मान की कमी होती है वे दूसरों की कमियां निकालते हैं। तो कम आत्मसम्मान वाले व्यक्ति दूसरे के साथ गलती पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही कि जिन व्यक्तियों में आत्मसम्मान की कमी होगी वो दूसरों की कमियां निकालेंगे। इस बात से सहमत हैं? जी हाँ बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कारण पे कि अनुचित समाजीकरण कम आत्मसम्मान को मूल कारण नहीं है। थोड़ा सा हिंदी शुद्ध है ना, तो अभी मैं इसको बता भी रहा हूँ तोड़ तोड़ कर, आप लोग इसको समझने की कोशिश भी करिएगा। अनुचित समाजीकरण कम आत्मसम्मान का मूल कारण नहीं है। मतलब इसका यह है कि असंगत समाजीकरण, अनुचित का मतलब होता है असंगत, और असंगत समाजीकरण आत्मसम्मान की कमी का मूल कारण नहीं माना जाएगा। इम्प्रॉपर सोशलाइजेशन, भाई देखिए असंगत समाजीकरण जो है वो कम या कमी का एक मूल कारण नहीं है। कारण है और यहाँ पे पूछा नहीं है, तो ये गलत है। अगर असंगत समाजीकरण होगा, अगर सोशलाइजेशन सही तरीके से नहीं करेगा, असामाजिक व्यवहार करेगा समाजीकरण में, तो बताइए जरा कम आत्मसम्मान मूल कारण नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे कह रहा है नहीं बनेगा। ही तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो ये गलत जवाब आ गया आपका। अब यहाँ पे प्रदीप जी कह रहे हैं भाई सी होगा कि ए सही है आर गलत है, तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं। एक और प्रश्न लीजिए। मैंने इस प्रश्न पर शायद चर्चा कर चुका हूँ, चलिए शायद इनका स्टेटमेंट को लेकर चर्चा नहीं किया था, सुन लीजिए आप लोग। किसने बताया है कि विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है? किस बंदे ने बताया है कि विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन से? मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से। बाउडेनडेल, चलिए कोई बात नहीं, आपने तुक्का मारा है, चलो बहुत बढ़िया तब भी। लेकिन अब आप लोग ध्यान रख लीजिए। नहीं, जीन प्याजे नहीं, बात समझिए जरा। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को कि विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है। गुणात्मक परिवर्तन के बारे में बाउडेनडेल का नाम आता है। ये एक विद्वान है, ठीक है। ये एक प्रकार से समाज कार्य शोध में इसने जब गुणात्मक परिवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वहां पर इन्होंने चर्चा बताया था, तो बाउडेनडेल का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट होगा। और जो लॉ बोनवी का नाम है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, लॉ बेनवे का जो नाम है ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे सीगेल का नाम,
तो सीगल ने द होल ब्रेन चाइल्ड के बारे में 2011 में बताया था, 2011 में बात किया था। द होल ब्रेन चाइल्ड, द होल ब्रेन चाइल्ड 2011 में बात किया था। जीन पियाजे जिसको आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, इसने संज्ञानात्मक और विकासात्मक का सिद्धांत दिया था, गुणात्मक परिवर्तन के बारे में नहीं चर्चा किया था, इसने सिद्धांत दिया था इसने। और इसके जो सिद्धांत थे वो 4 भागों में डिवाइड किए गए थे। मैं बता देता हूँ अगर इसका नाम आ रहा है आपके सामने तो। एक था संवेदी पेशी अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष था। जो दूसरा था इसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष था। और एक तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 12 वर्ष था। और एक लास्ट इसने दिया था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से लेकर, किसी विद्वान का कहना है 15, कोई किसी का कहना है 18, तो किसी का कहना है मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत तक, है ना। म्यूट हो जाइए सर प्रदीप जी, हाँ सभी लोग एक बार म्यूट हो जाइए, है ना। किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग जो है कर सकते हैं। तो ये क्लियर समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 29? बताएं फिर मैं आगे बढ़ूं, बताएं। जी सर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए अब यहाँ पर आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक की प्रवृत्ति, ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं एक प्रकार से इसके प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रवृत्ति ही प्रकृति को बता रही है यहाँ पर, है ना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें आप लोग। तो किसके बीच जो है स्थित होने के बारे में चर्चा किया गया है सहसंबंध गुणांक में। देखो मैं अगर कहता सकारात्मक केवल तो आप कहते पॉजिटिव। मैंने ना ही सकारात्मक शब्द लिया है ना ही नकारात्मक शब्द लिया है सहसंबंध गुणांक में। कार्ल पियर्सन का है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा और आप मुझे जवाब बताएं। ऑप्शन डी आया है संजय जी का, संजय राठौर जी का सही जवाब आया है ऑप्शन नंबर डी कि एक तो पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कोरिलेशन गुणांक में, है ना, या को इफेक्ट आप इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सहसंबंध गुणांक जो है 1 + 1 होता है, 1 - 1 होता है। ध्यान रखिएगा सहसंबंध गुणांक कार्ल पियर्सन का। चलिए, मानव विकास रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित किया गया है, मानव विकास रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित किया गया है। बताइए जरा आप लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, मैं आपको एक चीज बता दूं, वर्ल्ड बैंक जो है जॉन मेनार्ड किन्स का एक नाम आता है। इन्हीं के द्वारा वर्ल्ड बैंक लाया गया था 1944 में, 1944 में, है ना। एडीबी का नाम सुना आप लोगों ने? एडीबी का नाम, एशियन डेवलपमेंट गोल, अरे गोल कह रहा हूँ, बैंक, हाँ बैंक जी हाँ, है ना। ये 19 दिसंबर 1966 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। और ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित अगर कोई है तो यहाँ पे केवल प्रदीप जी, दीपा जी का ही जवाब आया है, बाकी बच्चों का जवाब गलत आ गया है। यूएनडीपी से है, अगर कोई चीज का संबंध है तो यूएनडीपी से है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रस्तुत यही करता है यूएनडीपी, ठीक है, इसी के द्वारा की जाती है, प्रकाशित की जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है यही करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, यूनिसेफ का नाम सुना होगा आप लोग, भली भांति तरीके से जानते होंगे। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बोला जाता है। और ये 11 दिसंबर 1946 1946, है ना। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न और भी आपके सामने आ गए हैं और इजी प्रश्न आए हैं आपके सामने। प्रश्न आपके सामने इजी क्या है कि वर्ष के साथ आपको अधिनियम को मिलान करना है और आप मुझे जरा बताएं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किसको मैच किया जाए या मेंटल हेल्थ एक्ट किससे मैच किया जाए। 1987 से मैंने इसको मैच कर दिया
और अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, या तो आप इसको और स्पष्टीकरण करना है तो और भी चीज़ों के बारे में देखिए। फिर आपसे कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम तो क्लियर हो गया आपका, ये मैच कर गया इससे। और फिर उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में बात होगी तो 1946 आपका इससे में 86 1986 इससे रिलेट कर जाएगा। और विकासात्मक डेवलपमेंटल एक डिसेबिलिटी है, विकासात्मक दिव्यांगता अधिनियम है। देखिए ये ध्यान, बहुत कम बच्चों को ये पता है ये अधिनियम, है ना। विकासात्मक दिव्यांगता अधिनियम बहुत कम लोगों को पता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एक्ट, और ये जो आपका मैच करेगा 1984 से मैच करेगा। और उसके बाद बचा एक आपके सामने, और ये है जॉब ट्रेनिंग एंड पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, और ये आपसे मैच कर जाएगा 1983 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक्ट है, एक्ट से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, है ना, क्योंकि एक्ट में भी समाज कार्य से ही संबंधित हो। जी सर, मानसिक स्वास्थ्य तो 1986 का है सर। देखिए वो 1986 मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ एक्ट जो आएगा, नहीं मेंटल हेल्थ एक्ट तो 1987 का है, 86 का नहीं है, देखिए 86 का नहीं है। ये आपका द एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट डेवलपमेंट 1986 का है, ठीक है। ऑप्शन में कोई और है ही नहीं मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो आप किसी से मैच कर, आप फिर द इन्वायरमेंट से किससे मैच करेंगे, फिर तो मैच ही नहीं होगा, है ना। तो आपका ध्यान रखना होगा कि एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आएगा वो आपका 86 होगा, ठीक है। और जो मेंटल हेल्थ होगा वो आपका 87 होगा, यानी 87 होगा। सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को क्रम में बताइए। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के आपको स्टेप बताने हैं, और ये बताने हैं प्रोसेस के दौरान में। जवाब भी आ रहे हैं आप लोगों का, सतेंद्र जी का आया भाई, यहाँ पे बी आ रहा है, कह रहे हैं कि सर 1 और 3 और 2 और 5 4 होगा। आपने सबसे अच्छा ट्रिक लगाया है कि ज़रूरतों की पहचान करना सबसे पहले होना चाहिए, तो सही आप बोल रहे हैं, ऑप्शन आपका यही सही जाएगा बी। अच्छा अभी 2 ऑप्शन में मिल गया है भाई, एक एक, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा कहता है आवश्यकता की प्राथमिकता, और एक में दिया है संसाधनों की तलाश। इन दोनों में अगर प्राथमिकता दी जाए तो सबसे बेटर पहचान के बाद आवश्यकता की प्राथमिकता दी, और इसी के आधार पर संसाधन होते हैं। संसाधन के आधार पर थोड़ी ना आवश्यकता बताई जाती है कि भाई तुम्हारी जो समस्याएं हैं उन्हीं के आधार पर अगर हमारे पास संसाधन होंगे तभी काम होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। पहले आवश्यकताएं देखी जाती है, और संसाधन नहीं होगा तो उसका आप हाँ लीजिए संसाधन, तो इसलिए आप थर्ड लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अनुसंधान की प्रक्रिया में। अब यहाँ पे अनुक्रमण के रूप में देखो, ये क्वेश्चन इजी भी है ना। क्वेश्चन नंबर 34, ये शोध की प्रक्रिया में आपसे क्रम पूछ रहा है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे सिंपल सी बात है, जब भी आप शोध करते थे तो मैं आपसे बोलता था कि भाई या तो अवधारणा निकल कर आती या तो सिद्धांत बनता है। तो आप ढूंढ लीजिए कहीं अवधारणा लिखा हुआ है जो लास्ट में आ रहा हो, कहीं पे अवधारणा लिखा हुआ आ रहा है, कहीं नहीं अवधारणा आ रहा है। शोध से तो एक तो आपकी अवधारणा बनती है, अवधारणा नहीं है, सिद्धांत भी बनता है, लेकिन सिद्धांत आपका है तो ऑप्शन अगर आप देखिए आप लास्ट से अंत से, तो सेकंड में सिद्धांत दिया, आप भूलिएगा मत। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ, रिसर्च आपकी टॉपिक चल भी रही है अभी हाल में, तो सिद्धांत तो लास्ट में ही आएगा, ये बात सोच लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आपका थर्ड ही होता है, ठीक है। अच्छा आगे अगर हम बात करते हैं, फिर सबसे पहला क्रम क्या होना चाहिए, है ना। फिर तो भाई पहला क्रम क्या होना चाहिए, तो पहला क्रम यही होना चाहिए कि संबंधित विषय क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करना, या तो होता पहचान करना। मैंने आपसे बोला था प्रॉब्लम जो है पीएचडी करके, ये भी आपको बताने वाला हूँ, आप टेंशन ना लें, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बात करने वाला। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, फिर हाइपोथेसिस आता है, फिर डायग्नोसिस डिज़ाइन आता है। तो प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे। अब प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस के बीच में हम लोग एक शब्द और नाम सुनते हैं, साहित्य समीक्षा का नाम सुनते हैं। साहित्य समीक्षा का अध्ययन भी करते हैं, किताब वगैरह में हो गया, पत्रिका हम लोगों ने पढ़ लिया, वही
जो है साहित्य समीक्षा बोला जाता है उसी को, तो वो तो पहले आएगा। तो अब ऑप्शन में आप देखिए पहले वाला जहां पे होगा या तो आप इसी को लगा दीजिए, ऑप्शन सॉरी ए तो गलत हो जाएगा ना, बी वाले को लगाइए क्योंकि बी में भी एक है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छा आगे हम बात करते हैं विचारों का संश्लेषण करना। विचारों का संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि विचार जो है वो आप कलेक्ट कर रहे हैं चारों तरफ से, विचार तो लेंगे ना लोगों का, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप विश्लेषण करेंगे। छोटे छोटे मतलब जिसका विचार अच्छा लगेगा उसको आप रख लेंगे, उन्हीं के आधार पे आप काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वही चीज कर रहा है कि संश्लेषण पहले होता है फिर विश्लेषण होता है, लेकिन ये इस प्रक्रिया में होगा, ये होगा शोध की प्रक्रिया। कभी कभी विश्लेषण पहले होता है फिर बाद में संश्लेषण होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न का पैटर्न बताता है वो, ये प्रश्न का पैटर्न कहता है कि पहले डेटा को कलेक्ट कर लीजिए, फिर डेटा को क्या करिए, विश्लेषण कर दीजिए, एनालिसिस कर दीजिए डेटा को, ये बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। केवल एक ही लोगों का सवाल का जवाब आया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। एक कैलेंडर वर्ष के उसकी घटना के क्रम में निम्नलिखित घटनाओं को रखो। मतलब अब आपसे पूछा गया है ये दिवस को लेकर भी, देखो दिवस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो जाहिर सी बात है दिवस, क्या दिवस लिखा हुआ है आज तक आप ही लोग बताइए, यूजीसी के सिलेबस में कहीं लिखा हुआ है दिवस? कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पूछ लेता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, घटनाएं वगैरह होती है जो आप लोगों के भी एग्जाम, चाहे मेडिकल सोशल वर्क का हो, चाहे एमपीपीएससी का सोशल वर्क का हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, दिवस से एक प्रश्न आना तय है वनडे एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें विश्व खाद्य दिवस को लेकर, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे कितनी तारीख को मनाया? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बुजुर्ग इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली आप कह सकते हैं, या बुजुर्ग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर। और विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, या दिन भी कह सकते हैं? 3 दिसंबर। अब आप इसको सम्मिलित करिए, एक प्रकार से क्रम लगाइए इसका, कौन सा ऑप्शन हुआ बताएं? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन? तो एक बता रहा है, ऑप्शन ए बता रहा है सही, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा आप लोगों ने पीआरए का नाम सुना होगा, है ना, भली भांति तरीके से जानते भी होंगे, कुछ बच्चे तो पता होगा, कुछ बच्चों को तो भाई। तो जरा मुझे बताएं आप लोग पीआरए होता क्या है, बताएं भाई, आपको पता होना चाहिए। सहभागी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रीजल होता है, सहभागी ग्रामीण आकलन, है ना, इतनी बात तो पता होगा आप लोगों को। अब इसकी प्रक्रिया में अगर हम बात करें, अच्छा जानते हैं पीआरए होता क्या है? मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। ये एक अप्रोच मेथड्स होता है जहां पे ग्रामीण लोगों के साथ काम करना होता है, ग्रामीण के क्षेत्रों में के जो लोग होते हैं उनके साथ काम करना होता है। और ये पता है ग्रामीण के जीवन और परिस्थितियों की जानकारी हासिल की जाती है, उसको पीआरए बोलते हैं। परिवर्तनशील, बेसिकली बहुत लोग ना जागरूक नहीं होते हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए सहभागी बनाया जाता है। तो यानी ये सहभागिता पर आधारित है, लोगों को सामर्थ्य बनाता है, ये अनुकूलनीय बनाता है, आविष्कारणीय बनाता है, पुनरावृत्तीय बनाता है। कहने का तात्पर्य घनिष्ठ सुसाध्य के रूप में जाना जाता है। एक प्रकार से ग्रामीण के क्षेत्रों में नक्शे, मॉडल, चित्र इत्यादि विधियों का प्रयोग किया जाता है, विचार विमर्श का प्रयोग किया जाता है, वाद विवाद का प्रयोग किया जाता है, विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखना, सूचना जो मिलती है उसका स्पष्टीकरण भी किया जाता है। ये पीआरए होता है, ये गांव में होता है, ग्रामीण के क्षेत्रों में होता है ये, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है।
आगे अगर हम बात करते हैं पीआरए के बारे में, तो पीआरए का प्रक्रिया के रूप में चरण जो होगा, क्रम जो होगा, वो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा टीम का संवेदनशील बनाना हो जाएगा। उसके बाद आपका लक्ष्य समूह के साथ रिपोर्ट, एक प्रकार की बिल्डिंग करना। बिल्डिंग का मतलब होता है लक्ष्य वर्ग के साथ घनिष्ठता को बनाए रखना। फिर आपसे आता है पीआरए का संचालन, पीआरए का संचालन करना, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका आता है लक्ष्य वर्ग के साथ प्रेक्षण की साझेदारी करना या टिप्पणियों का साझा करना, ये होता है लास्ट की पॉइंट। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो मैच हो रहा है वो सेकंड वाले से मैच हो रहा है, इसलिए आपका यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो पीआरए के बारे में आप लोग समझ गए होंगे भली भांति तरीके से। इसके जब आप लोग पढ़ेंगे, इसमें एक पद्धति आती है, तो पद्धतियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें या प्रत्यक्ष अवलोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक नाम आता है, आप लोगों ने सुना भी होगा उस नाम को। आप सभी लोग जानते हैं स्वाट, SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस। ये एक बार यूजीसी में पूछ लिया था इसका फुल फॉर्म, है ना। तो ये बेसिकली जब विश्लेषण किया जाता है तो स्वाट का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, और W का मतलब होता है वीकनेस, और O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़, एंड T का मतलब होता है ट्रीट्स, है ना। तो ये 4 ऐसे शब्द हैं, शक्ति, कमजोरी, अवसर और खतरों के बारे में विचार। तो ये चीज़ें बेसिकली हमें देखने को मिलती है। तो ये भी शब्द थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। शॉर्ट शब्द भी आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम सभी लोग। क्या बताया? जी, टी से ट्रीट्स यानी ट्रीट्स, THREATS, ठीक है। चलिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने बात किया है कि कौन से संघ के क्षेत्र में शामिल हैं, मिलाना है आपको, मैच करना है, किससे कौन मैच करना है ना। तो ऐसे टाइप के प्रश्न आप लोगों ने देखा है, अभी आया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मैं इस पे और भी चीज़ों आप लोगों से डिस्कस करूँगा। पहले मैं आप लोगों से जवाब जान लो इसका क्या है, बताएं एक बार मुझे, है ना। चलिए, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। बलवंत राय। हाँ, यहाँ पे सुनिए प्रोजेक्ट। हाँ, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे पहले मैंने नाम ले लिया यहाँ पे मार्तंडम, पहले बलवंत राय मेहता का ही ले लेता हूँ। चलिए छोड़िए, बलवंत राय मेहता अगर किसी से मैच करेंगे तो आपको पता होगा त्रिस्तरीय प्रणाली से। त्रिस्तरीय प्रणाली कहाँ पे लिखा हुआ है? 3 टियर पीआर प्रणाली। तो आप देख रहे हैं पंचायत राज्य प्रणाली किससे मैच कर रही है, ये। और ये 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले राजस्थान के नागौर या ऐसे कुछ एक जिला है, नागौर जिला है ना, नागौर है सर। हाँ नागौर एक जिला है। हाँ, नागौर जिलों में इन्होंने क्या किया था, इसका स्टार्ट किया था पंचायती राज। तो ये आपका इससे मैच हो जाएगा। और कब किया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को। इसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैं आप लोगों से और कुछ फैक्ट बताऊंगा। एक नाम आता है स्पेंसर हैच करके। स्पेंसर अगर हैच की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, ये चले जाएंगे मार्तंडम प्रोजेक्ट में। और मार्तंडम प्रोजेक्ट जो है केरल में सन 1928 में, वर्ष याद रखिएगा, क्रम से लेकर यूजीसी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1928 में ये हैच ने किया था। और इनके साथ में अगर कोई भूमिका निभाई गई है तो YMCA की निभाई गई थी, यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन की भूमिका भी रही है इसमें, ठीक है इनका। तो 1928 में हैच का नाम याद रखें, अगर हैच नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पे YMCA लिखा होगा, ठीक है। तो YMCA का आप मैच कर देंगे अगर हैच नहीं होगा तो। SK डे के बारे में बात करें, SK देव के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, पावर टू पीपल इनकी किताब थी, ये इनकी किताब थी पावर टू पीपल करके। और ये 1946 और 47 के बीच में लाई गई थी। 1946 और 47 में ये लाया गया था
ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप भली भांति तरीके से परिचित हैं। 1922 में शांति निकेतन की भूमिका में आए थे। ये मैंने 4 बातें तो यहाँ पर बताया, ये तो ठीक है, लेकिन और भी चीज़ें जान लीजिए आप लोग। गुरुग्राम प्रोजेक्ट नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं पढ़ा रखा हूँ। कॉपी और पेन ज़रूर साथ में लेकर बैठा करें, आप सभी लोग लिख लीजिए। गुरुग्राम प्रोजेक्ट जो है F.L. ब्रायन ने लाया था। F.L. ब्रायन ने लाया था 1920 में। 1920 में। एक तो फैक्ट आपको ये याद रखना है। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है, अच्छा ये तो पता है आपको भाई, श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के साथ इनकी एक अहम भूमिका रही है 1922 में श्री निकेतन में। एक नाम आपने सुना होगा, इटावा पायलट। नाम सुना है कि नहीं सुना है इटावा पायलट का? इटावा पायलट, हाँ इटावा पायलट में, इसको भी नोट कर लीजिएगा फैक्ट के रूप में। कर्नल अल्बर्ट का नाम आता है 1947 में। 1947 में। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है आपके लिए। और एक थर्ड पॉइंट आप नोट करिएगा, आपने नाम सुना फिरका? फिरका, फिरका एक प्रकार का प्रोजेक्ट है। फिरका नहीं सुना है तो सुन लीजिए, फिरका, ठीक है। तो फिरका एक प्रकार का प्रोजेक्ट है, ये मद्रास सरकार के द्वारा चलाया गया था और ये 1946 में चलाया गया था मद्रास सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मद्रास सरकार के द्वारा 1946 में चलाया गया था। ये भी प्रोजेक्ट है सारे के सारे। और एक 4 नंबर पे आप नोट करिएगा, बंगाल में सुंदरबन में ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना लाई गई थी। बंगाल में लाया गया था। अभी ये नया नाम सुन रहे होंगे शायद आप लोग, लेकिन नोट कर लीजिए। बंगाल में सुंदरबन में ग्रामीण ठीक है पुनर्निर्माण योजना लाया गया था 1903 में, ठीक है। नोट करिएगा 1903 में बंगाल, ठीक है। और साथ में याद रखिएगा सुंदरबन का, ठीक है। और ये स्टार्ट किसने किया है? डेनियल हैमिल्टन ने। क्या नाम था उसका? डेनियल हैमिल्टन। कभी कभी नाम देखो, अभी ये नाम आया है ना, वैसे नाम आ जाता है हैमिल्टन का नाम, ठीक है। इसे भी आप लोग नोट करिएगा। एक और आप ध्यान से सुनिएगा, सेवाग्राम। देखो सेवाग्राम और गुरुग्राम एक मत समझ लेना, ठीक है, अलग अलग हैं। सेवाग्राम जो है 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया था सेवाग्राम। और ये भी आप लोगों ने मैच कर चुके हैं, मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों को करवा भी चुका हूँ। तो सेवाग्राम आपको ये ध्यान रखना होगा, है भाई। तो कब? 1922 में, ठीक है। अरे सॉरी 1920 हाँ 1920। अच्छा एक था बड़ौदा, एक और लिख लीजिए। एक था आप लोगों के लिए बड़ौदा गांव पुनर्निर्माण परियोजना। बड़ौदा गांव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बड़ौदा गांव, ठीक है, पुनर्निर्माण परियोजना 1932 में, इसको लिख लीजिए, ठीक है। और इसमें अगर किसी का नाम आता है तो बीटी कृष्णाचारी का नाम आता है। बीटी कृष्णाचारी का नाम आता है, ठीक है। हो गया क्लियर? और भारतीय ग्राम सेवा एक लिख लीजिए, और लास्ट है ये। हालांकि एक अधिक खाद्य अभियान बढ़ाने के लिए भी लाया गया था कृषि विभाग के द्वारा, राज्य सरकार और कृषि विभाग लाया था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन भारतीय ग्राम सेवा आप लिख लीजिए। भारतीय ग्राम सेवा 1945 में WH विशर, ठीक है, विशर WISHER वाला विशर, ठीक है, याद रखेंगे विशर। विश नहीं करते हो वो वाला विशर, ठीक है, कहीं फीसर मत समझ जाना बस आप लोग। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसका ऑप्शन बता दीजिए एक बार, कौन सा करेक्ट गया है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट गया है? पहले का दूसरे से मैच हुआ है, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ आपको मैच करने हैं, ये भी रिसर्च का ही पार्ट है, रिसर्च का पार्ट है। एक तरफ आपको दिया है बहुलक, है ना, एक तरफ आपको बहुलक दिया हुआ है, मोड, एसोसिएशन। अब आप बताएं मुझे कि मोड किससे मैच होने वाला है। तो मोड एक प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, सेंट्रल टेंडेंसी है मोड, तो ये इससे मैच होगा। और अगर हम बात करते हैं मानक विचलन के बारे में, सॉरी मीन विचलन है ये,
हालांकि मीन विचलन को हम लोग माध्य विचलन बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य विचलन बोलते हैं। और माध्य विचलन जो है वो मैच करता है प्रकीर्णन से। और प्रकीर्णन जानते हैं क्या होता है, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। कभी कभी शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर देता है फैलाव, और कभी कभी प्रकीर्णन लिख देता है, फैलाव और प्रकीर्णन। तो ध्यान रखिए, दो यहाँ पे जो बात होगी दोनों के दोनों सही जवाब हो जाएगा। तो यह एक प्रकार से ऑप्शन सीधा का सीधा मैच कर गया है आपसे। आगे अगर हम बात करते हैं काई स्क्वायर क्या है, जानते होंगे काई स्क्वायर, जिसको ची स्क्वायर भी कहते हो आप लोग, है ना। और यह बताता है आप लोगों का विशेषताओं का साहचर्य है, ये एसोसिएशन है ना। तो एक प्रकार का विशेषताओं का क्या है, ये एक प्रकार से साहचर्य है, ये इससे मैच कर जाएगा। कार्ल पियर्सन का साथ संबंध अगर देखा जाए, या कार्ल पियर्सन का मेथड अगर देखा जाए, तो ये मैच करता है किससे, साथ संबंध से मैच करता है। तो बहुत ही सरल था ये, और आप लोगों ने कर लिया होगा। और इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 1 का 4 में अगर आप देखेंगे तो एक तो सी भी है और डी भी है, और फिर बी अगर आप दूसरे का दूसरे से मैच कर देंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको मिल जाएगा करेक्ट जवाब, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था ये, है ना। मीनिंग को समझते चलिए साथ साथ। अब आपको यहाँ पे कोड दिया गया है, और एक कोड दिया गया है, आपको मैच करना है यहाँ पे। तो अगर मैं आप लोगों से मैच करवाता हूँ तो आप ज़रा मुझे बताएं सभी लोग, MK गांधी जी का, MK गांधी जी का तो नाम आप भली भांति तरीके से जानते होंगे, महात्मा गांधी जी, है ना, MK गांधी। तो ये अगर किसी से रिप्रेजेंट होते हैं तो ये होते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से। और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कहते हैं हम किन को, हम बोलते हैं रचनात्मक प्रोग्राम को या रचनात्मक कार्यक्रम को। तो ध्यान रखिएगा, आपने नाम आपको पता होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में जब चलाया जा रहा था, तो उसी समय उसी असहयोग आंदोलन को MK गांधी जी ने रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के रूप में लिया था। तो इसलिए आपका ये यही सही माना जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद विनोबा भावे का नाम, तो विनोबा भावे आप भूदान आंदोलन, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, भूदान आंदोलन, वेरी गुड। और यहाँ पे भूदान आंदोलन मैच करेंगे आपका थर्ड वाले से। और भूदान आंदोलन कब लाया गया था, तो याद रखिएगा 1951 में लाया गया था, 1951 में लाया गया था। अरुंधति रॉय के बारे में सर इन्हीं के एक जो मैं बताना चाहूँ, इन्होंने नॉर्थ में काफी, जिन्होंने जो जमींदारी प्रथा है उस पर प्रहार किया, और उन्होंने जो समानता की बात की, और जो छोटे छोटे लोगों में जमीन का बांटना, जो भू सुधार, जो पहला जो भू सुधार जो कमीशन बना था, जो इन्हीं के उसके सोच पर बना था, पहला संशोधन संविधान में, जो 9वीं अनुसूची के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका अरुंधति जो है विनोबा भावे, इनसे भूदान आंदोलन से जो है मैच कर जाएंगे। अरुंधति रॉय के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो अरुंधति रॉय जो हैं ये किससे मैच करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से मैच करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कहीं कहीं 1979 मिल जाता है, और कहीं कहीं 1989 मिल जाता है, याद रखेंगे आप इनका नाम भी। ठीक है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बात कर लेते हैं। चिपको आंदोलन उत्तराखंड, आप अच्छे तरीके से पता होगा आप सबको, 1973। हाँ, चिपको आंदोलन ये बहुत फेमस है मेडिकल सोशल वर्क उत्तराखंड वाले स्टूडेंट के लिए, ये प्रश्न में ज़रूर रिपीटेड हो सकता है ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी इन सब पर टॉपिक चलेगी, अगर आपके सिलेबस में है ये सारी चीज़ें तो इस पर चर्चा परिचर्चा होगी। ठीक है, टेंशन ना। अच्छा, ऑप्शन बता दीजिए एक बार, ऑप्शन मैंने बताया नहीं आप लोगों को कौन सा करेक्ट गया है ना, ऑप्शन कौन सा करेक्ट गया है यहाँ पे बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी गया है ना सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यही करेक्ट होगा। जी सर। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इंडियन, ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, ये अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 1940 में, और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो 1936 में जिसकी स्थापना हुई है, इसने चलाया था ये। ठीक है, टाटा TISS ने। तो ये आप इससे मैच कर लीजिए, ये 1940 में आया और ये 1936 में आया। नाम परिवर्तित कब हुआ?
1944 में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं सोशल वर्क पर्सपेक्टिव। अच्छा, ये देखो बहुत सरल प्रश्न है। पर्सपेक्टिव ये उसी समय लाया गया था, आपको बता दो, क्या नाम था इसका, निर्मला निकेतन, मुंबई 1955 में जब स्थापित किया गया था, तो उसी समय सोशल वर्क पर्सपेक्टिव के बारे में बात हुई थी मुंबई में। ये इससे मैच करेगा और ये इससे मैच कर जाएगा। समकालीन का मतलब आप जानते हैं, यूजीसी में इस बार प्रश्न पूछ लिया था, इंग्लिश में लिखा हुआ था कंटेम्पोररी करके लिखा हुआ था, है ना, कंटेम्पोररी सोशल वर्क लिखा हुआ था, ठीक है। और ये जो सोशल वर्क के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये मैच करता है आपका समाज कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय का। और लखनऊ समाज कार्य विश्वविद्यालय के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो 1946 का है आपका, ये आपका उससे मैच कर जाएगा इससे। और बचा जनरल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम बात करें NIRD, जिसको मैंने बोला है अभी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वही इससे मैच कर जाए। ऑप्शन बता दीजिए आप लोग। अब मैंने सारी चीजें क्लियर कर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 शायद यहाँ पे करेक्ट होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर। प्रश्न अच्छे हैं सारे के सारे, है ना, बस आप लोग केवल अच्छे से करिए सोच विचार के बस। अब देखिए एक प्रश्न और आया है आपके सामने, कह रहा है रचनात्मक सोच। रचनात्मक सोच को जानते हो और क्या बोला जाता है? उसको क्रिएटिव थिंकिंग बोला जाता है, और इसी को ना सृजनात्मक सोच भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सृजनात्मक सोच जो होती है वो क्या होगा। वो एक उपन्यास सोच होती है। हाँ, नोबल थिंकिंग होता है। इसको कहते हैं नूतन सोच भी। इसको क्या बोलते हैं? नूतन सोच भी बोलते हैं, नूतन सोच। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, है ना, नई नई हिंदी देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये भी आप उपन्यास और नूतन सोच जो है एक, ये क्रिएटिव वाली है आपका। अच्छा, आगे बात करते हैं अच्छा देखो, ये तो बहुत सरल था, आप ऐसे भी बताइए क्रिएटिव कहाँ काम करेगा आपका? नोबल में ही तो काम करेगा। परिवर्तनीय सोच के बारे में बात करें अगर हम, अच्छा, परिवर्तनीय सोच को जानते हैं क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब आप कहेंगे सर इसको चेंजिंग थिंकिंग क्यों नहीं बोलते? चेंजिंग थिंकिंग नहीं, कभी कभी आपको ये भी चीजें ध्यान रखना, इसकी अगर शुद्ध हिंदी बात करूँ ना, तो परिवर्तनीय सोच को हम लोग कहते हैं अभिसारी सोच। अभिसारी सोच बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए जरा, अभिसारी सोच जानते हैं क्या होता है? ये तर्क पर आधारित होता है। ये किस पे आधारित होगा? तर्क पर आधारित होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तर्क पर कि आप मुझे जरा बताएं, इसने कारण और तर्क के आधार पे बात किया है। यहाँ पे तर्क ना कहकर कारण किया जाए तो बेटर रहेगा, है ना। तर्क ना कहकर अगर कारण कहा जाए तो बेटर रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की राजधानी क्या है, आपका जवाब क्या आएगा? कारण एक ही होगा, दिल्ली, है ना, भारत की राजधानी। आप लोग यही बोलोगे ना, मतलब एग्जैक्ट कोई एक आंसर दे रहा है, किसी फैक्ट का आंसर दे रहा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप जरा मुझे बताइए PRA की विशेषता, तो कहेंगे यार इसमें तो सक्रिय भागीदारी भूमिका होती है, ये ग्रामीण गांवों के लिए होती है ना। आप कहेंगे इसमें विभिन्न प्रकार के मैपिंग टेक्निक वगैरह का मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, ये ढेर सारी विशेषताएं बताना शुरू कर देंगे आप लोग। तो उसको बोलते हैं अपसारी चिंतन, उसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो एक कन्वर्जेंट होता है, एक डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, इन दोनों का नाम। आगे अगर हम बात करते हैं तालमेल, तालमेल का मतलब होता है सामंजस्य या सहक्रिया होती है एक प्रकार का, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये किससे मैच करेगा? ये एक प्रकार की सहक्रिया जो रिप्रेजेंट करती है टीम को, रिप्रेजेंट करती है टीम भावना को, रिप्रेजेंट करती है किसकी? टीम की भावना को रिप्रेजेंट करती है। तालमेल कहाँ पे होता है? ये भी देखो सरल था,
सामंजस्य होना चाहिए उसमें, ये भी सरल ही था। अच्छा अब देखिए ये नाम से पता होगा, काइनेसिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी पेपर दे के आए हैं, खूब अच्छे से आप लोगों ने सुना होगा, एक प्रकार सा कम्युनिकेशन का ही पार्ट माना जाता है ये भी, काइनेसिस, है ना। पेपर 1 में है 30% और 7% और 20% का ऐसे रेशियो बनाया जाता है उसमें, काइनेसिस में, हाँ। तो एक प्रकार से अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें शारीरिक भाषा होती है ना, तो ये भी देखो सरल, इसमें केवल आपके लिए एक ही, अच्छा सरल नहीं था वो, परिवर्तनशील अगर आपको पता होती इंग्लिश या हिंदी तो आप इजीली कर लेते इसको भी, लेकिन मैंने बता भी तो रहा है ऐसे इसके बारे में भी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 41 का करेक्ट जवाब थर्ड, नहीं डी नंबर यानी फोर्थ, सही, फोर्थ वाला सही हो जाएगा आपका, डी वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और प्रश्न आ रहा है, अब ये प्रश्न इतना सरल है कि पूछिए ही मत कुछ, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थोपेडिक और आर्थोपेडिकली हैंडीकैप जो है 1978 में लाया गया था, और ये लाया गया था कोलकाता में, वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग संस्थान के बारे में, देहरादून में 1979 है ना, 1979। आगे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पोषक संस्थान, अब ये आप नया नाम सुन रहे होंगे भाई कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है, हैदराबाद। हाँ, तो इसका जो जवाब हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। सर रॉबर्ट मैककैरियसन नाम एक है, उसने ये जो है इसकी स्थापित किया था हैदराबाद में 1918 में। कब? 1918 में। ये वर्ष भी कभी कभी एग्जाम में ना पूछ लेता है कि वर्ष के हिसाब से मैच करिए, ठीक है, ऐसे भी, तो ये हैदराबाद हो जाएगा। बचा आपके पास अलियावर जंग, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा मुंबई वाला, है ना। और ये 1983 मुंबई, है ना, वर्ल्ड कप, ठीक है, ऐसे में आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छा मैं कुछ और इम्पोर्टेंट नाम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे आप लोग ध्यान रखें, जैसे में आपको ध्यान रखना होगा राज्य, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की स्थापना कब हुई है, ठीक है, सिकंदराबाद में हुई थी 1984 में, है ना। आपने नाम सुना होगा NILD करके, कि भाई राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग संस्थान, अच्छा ये तो यही था, आर्थोपेडिक वाला ही था, गतिशील इसी को बोला जाता है, गतिशील कोलकाता वाला था, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपने नाम सुना होगा, शारीरिक दिव्यांग संस्थान 1975 में नई दिल्ली में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण शोध संस्थान का नाम सुना होगा आपने, ये भी 1975 का ही है, कटक में है, वेरी गुड। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान 2005 में स्थापित किया गया था चेन्नई में, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक नाम और आता है ISLRTC, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र बताया गया है, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे, नई दिल्ली में। और एक हाल ही में अभी किया गया है एजेंसी, इंपॉर्टेंट है वो भी, उसका नाम बता देता हूँ, NIMHR है नाम उसका, NIMHR उसका नाम है। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान 2019 में, नाम उसका है सीहोर, ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे। इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा, प्रश्न आपके सामने है कि समाज कार्य का परिचय, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, यहाँ आप देखकर मैच करिए कि आप लोग बताइए मुझे कौन किसकी किताब है। अच्छा अगर मैं आप लोगों से कहता कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्कर, तो शायद सोशल वर्क, तो शायद आप लोग मैच कर दे, शायद आप लोग मैच कर जाए। तो ये कौन सा ठाकरे का नाम आ रहा है, बताएं आप लोग। यहां अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, पहले इसको मैच करते हैं।
सोशल केस वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो ये एच पर्लमैन का नाम आता है, आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन सोशल वेलफेयर के बारे में, तो सोशल वेलफेयर के बारे में अगर हम आप लोगों से बात करें तो किससे मैच करेगा? सोशल वेलफेयर किससे मैच होगा? वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर से। वाल्टर एंड्रियास नहीं मुर्रे जी से तो होगा। मुर्रे जी रॉस तो कम्युनिटी में आएंगे। कम्युनिटी कहीं लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ पे देखिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में मुर्रे जी रॉस आएंगे। ठीक है, हाँ बस यही आ गया। इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क में अगर कोई बात करता है व्यक्ति, तो आप उसका नाम याद रखिएगा, सिकड मोड एंड ठाकरे। सिकड मोड एंड ठाकरे का नाम याद रखिएगा, ये इन्हीं का मैच कर जाएगा। और करेक्ट जवाब 1 का 2 ऑप्शन बी में है और ऑप्शन ए में भी है। और फिर उसके बाद कम्युनिटी में रॉस यानी थर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यही थर्ड वाला, सेकंड वाला ही आपका सही जवाब हो जाएगा, दूसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन। अब देखिए ये प्रश्न इतना सरल आ गया कि औद्योगिक विकास अधिनियम, ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन इसको ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, उसको क्रम लगाने के लिए दे देना चाहिए था। बहुत सरल प्रश्न आ गया। औद्योगिक विवाद अधिनियम आप सबको, हाँ 1947 जी सर। हाँ। और अगर हम बात करते हैं भविष्य निधि अधिनियम के बारे में, तो ये किससे मैच होगा? भविष्य निधि अधिनियम, तो ये यही मैच कर जाएगा 1952। और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के बारे में अगर बात करूं तो ये 1948 मैच कर जाएगा। और उसके बाद मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए भाई। तो सरल जवाब है इसका ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर पहले का चौथे से मैच कर दिया हम लोगों ने, तो इसलिए आपका यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक बार और यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, और एक और क्वेश्चंस आ गए हैं आपके सामने, है ना। मैच करिए फटाफट आप सभी लोग कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, कब लाई गई थी बताएं? 2000 में। 2000 में लाया गया था कि 1992 में लाया गया था कि 2005 में लाया गया? 1992 में लाया गया था। 1992 में लाया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन आपका यही सही रहेगा। ठीक है, इसी से मैच करेगा। आगे अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में लाई गई थी, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। वर्ल्ड ट्रेड यानी विश्व व्यापार संगठन कब लाया गया था? तो 1995, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। और बचा आपके पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, कब से कब तक चलाया गया था? 2000 से लेकर 2005 तक। इसको बोलते हैं सहस्त्राब्दीय विकास लक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि पहले से पहला ही मैच कर गया था। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके, अभी आज मैंने करवाए हैं टोटल 45 क्वेश्चंस। ठीक है, 45 क्वेश्चंस। अब आज की क्लास इतना ही रखेंगे। कल आप लोगों का प्रैक्टिस नहीं होगी, कल आप लोगों का रिसर्च में चलेगा एनपीसी। देखिए मैंने अभी समय नहीं है, मैंने ऑलरेडी एनपीसी को यहाँ पर ओपन कर रखा है। ठीक है, सामान्य संभाव्य वक्र के बारे में बताना है मुझे, और फिर उसके बाद आप लोगों से जो है सैम्पलिंग के बारे में चर्चा मुझे करनी है। ठीक है, सैम्पलिंग के बारे में चर्चा करना है बस, और उसके बाद आपको डेटा एनालिसिस के बारे में। तो यानी 2 दिन में आपकी क्लास ये यूनिट नंबर 6 समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस इसके आगे का ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। ठीक है।